हेलो एवरीवन और वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। आज हम कैडवर का यूज़ करके डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हाँ, वो सिस्टम जो उन रेजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। हम अक्सर सेक्स हार्मोन के बारे में सोचते हैं जब हम हार्मोन शब्द सुनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम लगभग 50 अलग अलग हार्मोन्स को पूरे ह्यूमन बॉडी में रिलीज करता है, तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन से काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एंडोक्राइन डिसफंक्शन में इंटरेस्टेड हैं या शायद उससे सफ़र किया है, जैसे थायराइड डिसफंक्शन, पीसीओएस, एड्रिनल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, ये वीडियो वो स्टेज सेट करेगा और इन डिसऑर्डर्स या डिसफंक्शन के बेटर समझाने में मदद करेगा। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली, और उसके जनरल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स को भी डिफाइन करेंगे और कैसे उनका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है, और उनके फोकस में वो दो बॉसेस होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आइए शुरू करते हैं हमेशा की तरह एनाटॉमिकल ऑसमनेस के साथ। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम टिपिकली इसे ह्यूमन बॉडी के एक मेजर कंट्रोल सिस्टम में से एक के रूप में सोचते हैं, और हाँ, नर्वस सिस्टम एक लार्ज अमाउंट को कंट्रोल एग्जिबिट करता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत पावरफुल है, और ये दोनों सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है नर्वस सिस्टम से। ये हार्मोन्स नाम की चीज़ों को सिक्रीट करता है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी फ्लूइड में सिक्रीट किए जाते हैं, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिसे कैपिलरीज कहा जाता है उनके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में घुसते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं। अब तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम को एक कंट्रोल सिस्टम के रूप में डिफाइन किया है, जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलके वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, और ये हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करके वो कंट्रोल एग्जिबिट करता है। लेकिन स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहे हैं, सिंपली ये वो ग्लैंड्स है जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। आपने शायद पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना होगा। ये ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती हैं, जो अपने हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट करते हैं। तो ध्यान में रखिए कि अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड हो तो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, और ब्लड वेसल्स लिटरली उस ग्लैंड में पेनिट्रेट करनी चाहिए ताकि वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो सके। एक और चीज जो कंसिडर करने लायक है वो ये आइडिया है कि हार्मोन पूरे ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं। कैसे एक हार्मोन का एक टिश्यू पर इफेक्ट होता है और दूसरे पर नहीं होता? क्यों वो हर टिश्यू को अफेक्ट नहीं करता जब वो ब्लड वेसल्स में उन टिश्यू से गुजर रहा है? और इसका जवाब है ये लॉक एंड की एनालॉजी। हम सब जानते हैं कि हाँ, मुझे बाद में धोना पड़ेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि कीज का अलग अलग शेप होता है। अगर मैं अपने घर की की लेकर जाऊं तो इससे मेरे घर का दरवाज़ा खुलना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे आपके घर ले जाऊं तो ये काफ़ी अजीब होगा, तो ये उस लॉक पर काम नहीं करेगा, और अगर ये काम करते तो ये और भी ज़्यादा अजीब होगा। लेकिन इस एनालॉजी पर वापस आते हैं, ये सब कीज़ का अलग अलग शेप होता है और इसलिए अलग लॉक्स या आप कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हें इंडिविजुअल हार्मोन सोचिए, और ये बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, और कुछ सेल्स पर कुछ स्पेसिफिक लॉक्स या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड ग्लैंड T4 सिक्रीट करता है, जो कि थायराइड के हार्मोन में से एक है, तो वो हार्मोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, लेकिन सिर्फ उन टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है जिनके पास वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है हार्मोन के लिए। अब जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम का एक डेफिनेशन दे दिया, हार्मोन्स की डिटेल पर बात की, तो हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा और एंडोक्राइन सिस्टम को और भी समझना पड़ेगा, और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी जिन्हें द बॉसेस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक छोटी सी साइड नोट, अगर आप कभी एंडोक्राइन डिसफंक्शन में जाते हो, जैसे कि अगर किसी के पास थायराइड डिसफंक्शन हो, कुछ केसेस में थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो सकता है, और फिर बैक ट्रेस करते हैं कि क्या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर वीडियोस में इस पर ध्यान देंगे जब हम स्पेसिफिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन में जाएंगे। आपको कुछ केसेस में तीनों अलग अलग लोकेशन या तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ता है प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर किसी के पास एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो। लेकिन वापस आए इन दो बॉसेस के आइडिया पर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कहा गया है क्योंकि ये चीज़ तकरीबन 8 अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। ये एड्रिनल कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट करता है। थोड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर आप नाम सुनते हैं एड्रिनल या एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड के कुछ
हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कहता है। तो फिर से इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के इंटरेक्शन के बारे में और भी सीखें, हमने ये सीखा कि एंडोक्राइन सिस्टम या स्पेसिफिकली पिट्यूटरी के पास खुद का एक बॉस था जिसे हाइपोथैलेमस कहा गया है और ये ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर आप यहाँ कैडेवर पर देखें, मैं आपको ब्रेन का सेंट्रल एरिया दिखाता हूँ और स्पेसिफिकली जहाँ मैं प्रोब रख रहा हूँ वो हाइपोथैलेमस है और मैं उस एरिया को ट्रेस कर रहा हूँ। अब जब आप इसे देख रहे हैं, ये ग्लोब ऑफ नर्वस टिश्यू की तरह लगता है, ये कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये छोटी सी चीज कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है अपने साइज में छोटे होने के बावजूद भी, ये आप सोच नहीं सकते। तो हम अलग वीडियो कर सकते हैं सिर्फ हाइपोथैलेमस पर। ये इतनी अमेजिंग चीजें करता है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना, इमोशनल और बिहेवियर को कंट्रोल करना, ईटिंग ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होना, एपेटाइट और कार्डियन रिदम, स्लीप साइकिल्स और इवन टेम्परेचर को देखना। लेकिन मैंने अब तक वो फंक्शंस मेंशन ही नहीं किए क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया फंक्शंस को लिस्ट करने में, मैंने वो फंक्शन मेंशन ही नहीं किए जो हम इस वीडियो में कंसर्न करते हैं, और वो है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल या रेगुलेट करने वाले। देखिए, हाइपोथैलेमस अपने कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम उसे बताते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि आप ये समझो कि हाइपोथैलेमस प्रेसिडेंट है और पिट्यूटरी वाइस प्रेसिडेंट, और दोनों मिलके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते ही रहते हैं। तो अब जब हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर ये डिस्कशन कर लिया है, मुझे अब भी कैडावर डाइसेक्शन पर पिट्यूटरी को दिखाना है। तो चलिए देखें, हम उसी डाइसेक्शन पर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं, चलिए हाइपोथैलेमस को रेफरेंस में लेते हैं उस रीजन में, लेकिन हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये इस रीजन में बैठी है जो बोनी है और इसे हाइपोफाइशियल फोसा कहते हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेंच या डिच है जिसमें पिट्यूटरी स्फेनॉइड बोन नाम के बोन में प्रेजेंट होती है। एक और नोट जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कभी कभी हाइपोफाइसिस के रूप में रेफर किया जाता है, हैंस हाइपोफेशियल फोसा का नाम, जिसपे ये प्रेजेंट होती है। एक और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन या कुछ कूल ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है और पोस्टीरियर वहाँ है, तो ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। और आप इवन थोड़ा कलर डिफरेंस देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में। एक और चीज जो मुझे मेंशन करनी है वो ये कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। हाँ, मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन हुई थी जब ये हमारे कैडावर लैब में टूट गया था। स्टूडेंट इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हो गए थे, पर हम फिर भी ये कनेक्शन इलस्ट्रेट कर सकते हैं जो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में होना चाहिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। इसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के आइडिया पर वापस आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है क्योंकि हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है जैसे कि ये पोस्टीरियर ग्लैंड के साथ करता है। आप पूछ सकते हो क्यों? अच्छा, इसका जवाब एम्ब्रियोलॉजी में है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ एनाटॉमी आपको वर्ड्स देती है, जैसे ये है, वो है, जबकि एम्ब्रियोलॉजी आपको वाइज देती है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलप हुई थी जब आप अपनी माँ के अंदर पोस्टीरियर से हुए थे। एंटीरियर पोर्शन माउथ के रूप से डेवलप हुई थी जो हाइपोफाइशियल पाउच कहते हैं, और वो माइग्रेट हो गई और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बन गई। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या मैं कह सकता हूँ डेवलप हुई न्यूरोफाइशियल, मुझे दोबारा कहने दो, न्यूरोफाइशियल बड से। और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर से आई थी जिसे एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और न्यूरल ट्यूब प्राइमरीली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन गई, पर ये न्यूरल ट्यूब से अलग हो गई और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बन गई। और ये एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन में इन डिफरेंस की वजह से आपको हाइपोथैलेमस के साथ इंटरेक्शन में ये डिफरेंस मिलता है। और इसको सच में दिखाने के लिए मेरे पास हमारे लिए एक छोटी व्हाइट बोर्ड सेशन है। तो व्हाइट बोर्ड सेशन में आपका स्वागत है। और हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के रिलेशन का रेंडिशन मुझे यहाँ बाकी ड्राइंग से ओरिएंट करने दो। ये बोन या हाइपोफाइशियल फोसा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मैं पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी हुई है। मैं पिट्यूटरी को एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड किया है। FYI, ये परफेक्टली टू स्केल नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली लार्जर है और ग्लैंड के टोटल साइज से लगभग 75% बनाता है। ग्लैंड खुद में बड़ा नहीं है, ये एक कैडावर डाइसेक्शन में देखा गया है। ये मटर के साइज के बराबर है। कुछ और स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ मेंशन करने चाहिए जो हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं वो ये ग्रीन डोडेट्स हैं। डोडेट्स एक टेक्निकल टर्म है, ये न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ब्लड सप्लाई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ ब्लड सप्लाई के डिफरेंस और यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो टिपिकली ह्यूमन बॉडी में ये एक मोर टिपिकल पैटर्न है जो आप देखते हैं वर्सेस ये
तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। टिपिकली आप एक छोटा सा आर्टरी देखेंगे जिसे आर्ट्रियोल कहते हैं। ब्लड को एक टिश्यू में ले जाती है और जब ये टिश्यू में जाती है तो ये ब्रांच होती है जिसे हम कैपिलरी बेड या कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। और कैपिलरीज ये टाइनी लिटिल ब्लड वेसल्स हैं जो हमने इस वेब में ड्रॉ की हैं और ये ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज अलाउ करते हैं। फिर ये सब कैपिलरी वेसल्स एक में कन्वर्ज होती हैं और ब्लड टिपिकली एक छोटी सी वेन में लीव करता है जिसे वेन्यूल कहते हैं और फिर वापस हार्ट में चली जाती है। तो ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड सप्लाई का टिपिकल पैटर्न है। आप ब्लड को एक टिश्यू में ले जाते हैं, एक कैपिलरी बेड में ब्रांच करती है, कन्वर्ज करते हैं और फिर वेन के थ्रू वापस हार्ट में चली जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी पर आप देख रहे हैं, हाँ, हम ब्लड को एक आर्टीरियल के थ्रू ले जाते हैं, यहाँ ब्रांच करते हैं एक कैपिलरी सिमिलर में। हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली दूसरी कैपिलरी में जाती है इससे पहले कि एक वेन्यूल या एक छोटी सी वेन कहते हैं उससे निकलती और वापस हार्ट में जाती। एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी में फ्लो करना जिसे हम एक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ये जो भी इस कैपिलरी में हो रहा है उससे अगली कैपिलरी में जाने को इंश्योर करता है और इसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या हार्ट में वापस जाने से पहले का कुछ एक्सचेंज भी अलाउ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उनमें से ये एक है। दूसरा लीवर में, इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यहाँ हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लिए एक डिफरेंट पोर्टल सिस्टम से डील कर रहे हैं और ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम एक सेकंड में बात करेंगे। पर मैं सच में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल जैसे आप देख सकते हैं और जैसा कि हमने मेंशन किया था कि ये होल ग्लैंड है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर। बहुत लोग कहते हैं कि ये 8 हार्मोन्स रिलीज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे गलत है ये, क्योंकि टेक्निकली सिर्फ 9 है, एक छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में इतनी बात नहीं होती, मुझे नहीं पता क्यों, बस इसका वैसे शायद स्ट्रॉन्ग फंक्शनल नहीं है जितना बाकी कुछ हार्मोन्स का है यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का थोड़ा सा सिंपल बना देता है ये वाला हार्मोन। और इसकी पहली वजह क्योंकि ये बस 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं और इसके कंपैरिजन में इसका सिंपलिस्टिक ब्लड सप्लाई है एंटीरियर से। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये न्यूरॉन्स या तो ऑक्सीटोसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन मैन्युफैक्चर करेंगे डिपेंडिंग ऑन ये कौन से न्यूरॉन है। ये इन हार्मोन को स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चर करते हैं जिसे सेल बॉडी कहते हैं। तो हर न्यूरॉन के पास, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इनके पास एक सेल बॉडी होती है जो न्यूरॉन का एक मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन है और फिर ये न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को एक्सोन कहते हैं। ये न्यूरॉन का लंबा पोर्शन है, इसे एक वेसिकल में स्टोर करते हैं। न्यूरॉन के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जब तक रिलीज के लिए रेडी नहीं होता, न्यूरॉन के एंड को एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। तो मान लीजिए हम ऑक्सीटोसिन के साथ डील कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ ट्रांसपोर्ट किया और रिलीज करके सिग्नल्स के लिए इंतजार कर रहा है। हाइपोथैलेमस कहता है रिलीज करो। ब्लड वेसल्स के पास रिलीज होता है और क्या होता है, ये सक हो जाता है या हम कह सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और मूव होता है और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। ये वही आइडिया होता है अगर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन होता, बस अलग न्यूरॉन इसे मैन्युफैक्चर करता है, ये इसे नीचे ट्रांसपोर्ट करता है। जब ये रिलीज होता है ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ बढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पहले के डिस्कशन से ये जाना है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग तरीके से काम करने वाला है। एक चीज जो जानना जरूरी है वो ये 7 हार्मोन्स जो यहाँ के सेल के थ्रू सिक्रीट हो गए हैं ये ब्लड वेसल्स के आसपास से एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक जो ज्यादा मेंशन नहीं होता जिसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब सच बोलूं तो ये याद रखने के लिए बहुत कुछ है। ये हार्मोन का अच्छा ये है कि वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं इनके नाम से। जैसे प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। इवन टंग ट्विस्टर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक के नाम से एड्रीनो है जो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपको बता देगा। पर ये कैसे रिलीज होते हैं या क्या इन्हें कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे पोस्टीरियर से कंपेयर करें, एक्चुअल टिश्यू में नेसेसरीली कोई हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है पोस्टर पिट्यूटरी में। हमारा एक इंटरेस्टिंग रिश्ता है इस पोर्टल सिस्टम के साथ। यहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज होंगे इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से जो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, नीचे कैपिलरी नेटवर्क में आएंगे, टिश्यू में रिलीज होंगे और यहाँ के सेल्स को बताएंगे कि एक और हार्मोन सिक्रीट करें। तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जाए।
एक हार्मोन है जो थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कहलाता है, जो कुछ हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में प्रोड्यूस होता है। ये एक थोड़ा मुश्किल नाम है, मैं समझता हूँ, लेकिन थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन सेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एक्सॉन के थ्रू नीचे मूव करता है। जब इसे रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है तो ये एक्सॉन टर्मिनल से बाहर निकलता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इस पोर्टल सिस्टम की वजह से पहली जगह जहाँ ये हार्मोन आएगा वो नीचे की कैपिलरी नेटवर्क है और फिर सराउंडिंग टिश्यू। याद है हमारा रिसेप्टर एनालॉजी, ये सिर्फ उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जो स्पेसिफिक हार्मोन के लिए फिट हो। तो कुछ स्पेसिफिक सेल्स पे रिसेप्टर्स होंगे जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के साथ बाइंड करेंगे, और जब ये उन सेल्स के साथ बाइंड करता है तो ये उन सेल्स को ये कहता है, हे मुझे अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना है। और फिर यहाँ के सेल्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में डंप हो जाता है और फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसे आप गेस कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड में जाएगा। ये सिर्फ उन 7 पोटेंशियल एग्जांपल्स में से एक है जो मैंने मेंशन किए थे, क्योंकि याद रहे यहाँ 7 हार्मोन्स थे। ये तो ये वही आइडिया है, चाहे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन हो या फिर एड्रिनल कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन हो, जो भी उन 7 हार्मोन्स में से हो जो भी मैंने मेंशन किए थे। सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन यहाँ ऊपर होगा जो कहेगा ठीक है यहाँ से बाहर निकलो, नीचे जाओ, सेल को बताओ कि क्या करना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और मैं भी एग्री करता हूँ। और आप कह रहे होंगे आखिर ह्यूमन बॉडी ऐसा क्यों करेगी? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो काफी सिंपलिस्टिक है एक तरीके से, लेकिन फिर से जवाब वो एम्ब्रियोलॉजी आंसर है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी असल में एक आउटग्रोथ है नर्वस टिश्यू का, जैसा मैंने वीडियो में पहले मेंशन किया था। ये ग्लैंडुलर टिश्यू से आया है जो माउथ के रूफ में था और ऊपर माइग्रेट करके पूरी पिट्यूटरी बनाई। तो एक तरीके से बनाना जरूरी था जिससे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में इंटरेक्शन हो सके, और ये ब्लड सप्लाई के थ्रू किया गया, जहां पर ये सिंपली ये था कि ठीक है हम बस यहाँ ग्रो करेंगे और ये हार्मोन न्यूरॉन में बनाएंगे और फिर थोड़ा और सिंपलिस्टिक तरीके से इसे बाहर सिक्रीट करेंगे। और उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच का एक आइडिया दे सके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके जब आप फ्यूचर में एंडोक्राइन डिसफंक्शन या फिर एंडोक्राइन के अच्छे रेगुलर फंक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे थे और आपको समझ में काफी कुछ आया होगा। मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद है तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और तुम एंडोक्राइन की ऑसमनेस से पागल हो गए होगे या फिर तुम ऑसमनेस से पागल हो गए होगे मेरी टी शर्ट के। देखा मैंने माइंड ब्लोन की टी शर्ट पहनी है, और अगर तुम्हें ऐसी कुछ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें हमारी वो पुरानी वाली शर्ट भी चाहिए और हुडीज भी चाहिए तो वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज अपना सपोर्ट और कृपा हम पर बना के रखिए। आप चाहें तो मंदिर में हमारे लिए प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। और बस अब सब्सक्राइब कर दो, और अंडी मंडी संडी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया